उम्मीद है सब ठीक ठाक हो गए। आज हमारे हाथ में है मॉडल पेपर 2023 का। ये हमारा है मॉडल पेपर और क्वेश्चन का सेट है सेट नंबर 2। और पिछले सेट नंबर 1 था हमारा जो ख़त्म हो चुका, और उस सेट नंबर में हमने 1 से लेकर के 100 तक का क्वेश्चन किया था ऑब्जेक्टिव का। और ये हमारे अब शुरू कर रहे हैं दूसरा मॉडल पेपर, और इस दूसरे का हमारा सेट नंबर 2 है, क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव सेट नंबर 2। तो हम लोग देखेंगे सेट नंबर 2 में 1 से लेकर के 100 तक क्वेश्चन इसमें भी ऑब्जेक्टिव है। और फिलहाल थोड़ी बहुत सुनने में आया है कि सिलेबस जो मॉडर्न जो एग्जामिनेशन पैटर्न है उसमें थोड़ा बहुत चेंजेस की अभी सूचना मिल रही है। कंफर्म नहीं है, लेकिन जो सूचना अब तक हमें मिली है उसके अनुसार क्या है कि जो 100 नंबर के पेपर अकाउंटेंसी है, उस 100 नंबर के पेपर में ऑब्जेक्टिव पहले 100 आता था, 50 करना होता था। लेकिन अब ये सब सूचना मिली है कि 100 नंबर के बजाय अब 60 नंबर 60 क्वेश्चन रहेंगे ऑब्जेक्टिव का, और उस 60 में आपको किसी 50 का करना है। तो जो भी हो, हमें सिर्फ ये कहना है कि 100 ऑब्जेक्टिव में 50 करना हो या 60 ऑब्जेक्टिव में 50 करना हो, हमारी तैयारी में कोई फ़र्क पड़ता नहीं है। जैसे हम लोग तैयारी करते थे 100 ऑब्जेक्टिव के लिए 50 लिखना है, ठीक वैसे अभी भी करेंगे। जितने हमारे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन हम लोग रटेंगे, हमें 50 ही करना है, कोई दिक्कत नहीं है। हमें तो सही से ही करना ताकि पूरा का पूरा हम स्कोर खड़ा कर सकें। तो बगैर लेट किए हुए शुरू करते हैं आज का मॉडल पेपर हमारा, और ये हमारा सेट नंबर 2 है। तो सेट नंबर 2 का आज का पहला सवाल देखते हैं। नंबर 1, तो ध्यान से देखना, लिएबिलिटी ऑफ ए पार्टनर इज, किसी पार्टनर के लिएबिलिटी क्या है। तो नीचे 4 ऑप्शन है, ऑप्शन देखते हैं। लिमिटेड लिएबिलिटी, अनलिमिटेड लिएबिलिटी, डिटरमाइंड बाय द पार्टनरशिप एक्ट, और लास्ट में है नन ऑफ दिस। हम सब जानते हैं पार्टनरशिप जो फीचर्स है पार्टनरशिप का, पार्टनरशिप एक्ट के अनुसार पार्टनरशिप क्या है, इसके डिफिनीशन है, और उस डिफिनीशन के आधार पर हर पार्टनरशिप का क्या है फीचर्स है। तो फीचर्स में एक बात निकल कर आती है कि हर पार्टनर का जो लायबिलिटी है अनलिमिटेड है, क्योंकि कानून में ये बात कही गई है कि हर पार्टनर एक दूसरे का एजेंट है। हर पार्टनर के द्वारा किए गए कार्यों के लिए दूसरा पार्टनर जिम्मेवार है। जब ऐसी बात आती है तो समझ जाना वहाँ एजेंसी की बात होती है, और जब जिम्मेवारी बढ़ेगी, क्या पता दूसरा आदमी कितना जिम्मेवारी बढ़ा दिया, कहाँ तक क्या गलत काम कर गया, सही काम कर गया, तो उस किए गए पार्टनर के कामों के लिए भी दूसरे पार्टनर जिम्मेवार होता है। तब तो ये तय नहीं है, लिमिट नहीं है, यानी पार्टनर्स की जो लायबिलिटी हैं वो अनलिमिटेड होते हैं, क्योंकि हर पार्टनर एक दूसरे के कार्यों के लिए उत्तरदायी होता है। तो इस प्रकार इस क्वेश्चन का जो सही विकल्प है वो है अनलिमिटेड। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। इंटरेस्ट ऑन पार्टनर्स कैपिटल इज एन एक्सपेंडिचर, एन अप्रोप्रिएशन, अगेन नन ऑफ दीज। अच्छा, पार्टनरशिप की खास बात यह है कि जब पार्टनर अपना कैपिटल कंट्रीब्यूट करता है तो उस कैपिटल पर इंटरेस्ट की बात चल सकती है, अगर ऐसा एग्रीमेंट में लिखा है तो। अगर एग्रीमेंट में लिखा है तो पार्टनरशिप में जो पार्टनर ने कैपिटल लगाया उस पर यह बात होगी। लेकिन ये जो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल है वास्तव में फर्म के लिए एक्सपेंडिचर नहीं है, खर्चा नहीं है, यानी वो एक तरह का विनियोजन है। विनियोजन का शाब्दिक अर्थ ये निकलता है कि अपने धन को कहीं लगा देना। तो जो फर्म के जो प्रॉफिट होगा उस प्रॉफिट को लोग कहीं लगाएंगे, कौन? पार्टनर लगाएंगे। तो वैसे भी प्रॉफिट बांट लें उन्हीं का है, प्रॉफिट न बांटें तो फिर भी उन्हीं का है। तो जिस तरह से करो, या तो कहीं लगा दो। तो जो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल होता है उसको हम लोग खर्चा ना मानकर उस प्रॉफिट का विनियोजन यानी कहीं लगाया हुआ माना जाता है। तो देखिए कौन सा सूट करता है। एन एक्सपेंडिचर सूट नहीं करेगा,
एन एप्रोप्रिएशन। तो क्वेश्चन नंबर दूसरा का सही विकल्प है बी, एन एप्रोप्रिएशन। तीसरा क्वेश्चन देखते हैं आज का। तो तीसरा क्वेश्चन है, हेमंत तथा दीपक बिना साझेदारी समझौते के फर्म में साझेदार हैं। फर्म का लाभ वर्ष के लिए 14,200 था। हेमंत ने फर्म को प्रदान किए गए 70,000 ऋण पर 12% प्रति वर्ष की दर से ब्याज का दावा किया है। फर्म के लाभ में हेमंत तथा दीपक का हिस्सा ज्ञात कीजिए। और पार्टनरशिप एग्रीमेंट हमारे बीच नहीं है। जब पार्टनरशिप एग्रीमेंट नहीं है और कोई पार्टनर फर्म को लोन दे दिया है, एडवांस दिया है, तो उस पर इंटरेस्ट की व्यवस्था होती है मात्र 6%। अगर एग्रीमेंट होता तो उस एग्रीमेंट पर लिखा गया होता कितना परसेंट, तो उसके अनुसार हम लोग काम करते। लेकिन यहाँ पे एग्रीमेंट नहीं है, लेकिन एक पार्टनर ने कैपिटल के अलावा फर्म को लोन भी दिया है, तो लोन पर ब्याज बनता है 6% पर एनम के रेट से। तो पहली बात कि जो ये इंटरेस्ट है लोन का, इसको प्रभार माना जाता है। प्रॉफिट के अगेंस्ट में ये क्या है, एक तरह का प्रभार है, चार्ज है। प्रॉफिट तब बांटा जाएगा जब इस तरह के चार्ज को माइनस कर दिया जाए। तो चलो माइनस करते हैं। 70,000 का लोन है, आप 6% निकालोगे ब्याज, तो 70,000 का 6% कितना होगा, 642, 4,200 हो जाएगा इसका। तो 4,200 तो इंटरेस्ट ऑन लोन हो गया पार्टनर का। और ये 42 सब माइनस कर दें किस में से, 14,200 माइनस 4,200, तो बैलेंस कितना बचेगा, 10,000 बचेगा। ये इंटरेस्ट माइनस करने के बाद 10, ये असली प्रॉफिट बचा जिसको बांटा जाएगा। इसको हम लोग कहते हैं डिस्ट्रीब्यूटेबल प्रॉफिट बिटवीन पार्टनर्स इन देयर ओल्ड रेशियो। तो जब रेशियो भी नहीं दिया है कितना कितना इनका रेशियो है, जब ना दिया हो तो 50-50 बांटते हैं, मतलब इक्वल कर देते हैं। तो इस प्रकार दोनों का हिस्सा कितना आएगा, 5,000 ईच प्रॉफिट में हिस्सा। सवाल के अनुसार चेक करना कि 5-5 हज़ार आएगा। पहला विकल्प मैच नहीं करता, दूसरा विकल्प भी मैच कुछ हद तक करता है। सवाल के अनुसार सवाल कह रहे कितना कितना प्रॉफिट में हिस्सा लेंगे, तो प्रॉफिट अगर बात करें तो 5-5 हज़ार इनका होगा। जो 5-5 हज़ार कहीं नहीं है उनका। हाँ, एक बात हो सकती है, जो 4,200 इंटरेस्ट है वो जिस पार्टनर का लोन था वो पार्टनर लेगा, प्लस 5,000 भी लेगा प्रॉफिट में हिस्सा। तो इस प्रकार दोनों पार्टनर कितना मिलेगा, एक पार्टनर को मिलेगा 5,000 और दूसरे पार्टनर को मिलेगा 5,000 प्लस 4,200, 5,000 प्लस 4,200, 4,200 जो इसका इंटरेस्ट है। तो दूसरे पार्टनर को मिलेगा 9,200। तो विकल्प क्या बना, 5,000 एंड 9,200। देखते हैं किस में है। तो ये विकल्प बी से मैच कर रहा है, तो इसका आंसर होगा बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, ए, बी और सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, साझेदार का फर्म से संबंध होता है, मतलब एक साझेदार और साझेदारी के बीच में क्या उनका रिलेशनशिप। तो बहुत सिंपल है, हर साझेदार एक दूसरे का एजेंट है और हर साझेदार ऑनर भी है। बस सीधी सी बात है, ये रिलेशन है उनका। हर साझेदार, ईच एंड एवरी पार्टनर इज ऑनर ऑफ द फर्म एंड ऑल्सो ईच एंड एवरी पार्टनर इज एजेंट टू ईच अदर। ये दो रिलेशन है, देखते हैं कहाँ मैच करता है। तो इसके हिसाब से ये दोनों के कौन सा मैच करेगा, एन ऑनर, ठीक है, ये बात समझ में आ रही है। बी में लिखा एन एजेंट, हाँ वो भी मैच कर रहा है। और सी में लिखा है कि दोनों, यानी सी सटीक मैच है, दोनों के लिए करता है, तो आंसर हो जाएगा सी।
नेक्स्ट क्वेश्चन, 5वां नंबर। ए, बी और सी साझेदार हैं। सी को 1/5 भाग से शामिल किया जाता है। सी अपने भाग के लिए 1,20,000 पूंजी के रूप में लाता है। फर्म का शुद्ध मूल्य क्या है? ए एंड बी आर पार्टनर्स। सी इज एडमिटेड विथ 1/5 शेयर। सी ब्रिंग्स 1,20,000 एज ही शेयर ऑफ कैपिटल। द टोटल नेट वर्थ ऑफ द फर्म इज। बड़ी सिंपल सी बात है, कितना टोटल नेट वर्थ हुआ इस बिजनेस का। तो देखना है कि सी जो नए पार्टनर आ रहा है उसको 1/5 हिस्सा मिल रहा है, जिसके लिए वो ला कितना रहा, 1,20,000। तो 1/5 के लिए 20,000, सीधे जो नीचे 5 है उससे मल्टीप्लाई कर लो तो टोटल निकल जाएगा। तो जितना जो लेकर आ रहा है शेयर 1,20,000, उसको मल्टीप्लाई कर देते हैं उसके रेशियो से, तो लिख सकते हैं कि टोटल नेटवर्थ इज इक्वल टू, टोटल नेटवर्थ इज इक्वल टू अमाउंट ब्रॉट इनटू शेयर ऑफ न्यू पार्टनर। अब अमाउंट पुट कर देते हैं, कितना हो रहा है ये अमाउंट लेके आ रहा है 1,20,000, और इसको थोड़ा सा कर सकते हैं हम लोग। ये जो शेयर 1,20,000 आया है इसको रेसिप्रोकल से मल्टीप्लाई करते हैं, उसके शेयर 1/5 है, इधर चेंज करेंगे हम लोग, अमाउंट ब्रॉट इनटू रेसिप्रोकल ऑफ शेयर, तो शेयर के उलट दीजिए, यानी 1/5 था तो 5/1 कर दीजिए उसको, रेसिप्रोकल अब शेयर। अब पुट करते हैं वैल्यू, तो अमाउंट जो ब्रॉट है उसका 1,20,000 इंटू जो शेयर है 1/5, उसको पलट देते हैं तो पलट कर हो जाएगा 5/1, और इसका हो जाएगा 12×5 = 6 लाख होगा, यानी टोटल नेट वर्थ हो जाएगा फर्म का। देखते हैं कहाँ मैच करता है ये, तो ये मैच करता है आपका 6 लाख डी से मैच करता है, तो 5 का आंसर होगा डी, 5 का आंसर होगा डी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6, नए साझेदार द्वारा नकद में लाई गई ख्याति कहलाती है। जब कोई नया साझेदार गुडविल के अमाउंट लेके आता है तो अक्सर हम लोग गुडविल के नाम से उसको नहीं पुकारते हैं, एक नाम देते हैं जिसको हम लोग प्रीमियम कहते हैं, यानी प्रीमियम के अमाउंट लेकर आ रहा। देखिए प्रीमियम कहाँ से मैच कर रहा, तो इसका आंसर दिखाई पड़ रहा है सी, इसका आंसर हो जाएगा सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक नए साझेदार के प्रवेश के समय सामान्य संचय हस्तांतरित किया जाता है। जनरल रिजर्व एट द टाइम ऑफ एडमिशन ऑफ ए न्यू पार्टनर ट्रांसफर टू, हमारे पहले से जनरल रिजर्व हैं वो कहाँ ट्रांसफ़र होंगे, पहले से एक्यूमुलेटेड जनरल रिजर्व कह सकते हैं। तो ऑप्शन देखते हैं, रिवैल्यूएशन अकाउंट, हम सब जानते हैं इसमें जाता क्या है, रिवैल्यूएशन में वैल्यूएशन ऑफ एसेट्स एंड लिएबिलिटी, लेकिन वो केस नहीं है तो भी बेकार हो गया। दूसरा ऑप्शन है ओल्ड पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, ओल्ड पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट्स, ये कुछ हद तक लग रहा है कि जितने पहले से बचे हुए हैं, प्रॉफिट है, कोई रिजर्व है, पहले से कोई फंड है, उसको हम लोग ओल्ड पार्टनर में बांट करके डिवाइड करके कैपिटल में ट्रांसफ़र करते हैं, ये लग रहा है। उससे पहले को और देख लें, प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट, ये रिवैल्यूएशन अकाउंट का दूसरा नाम है, इसमें भी नहीं आएगा। रियलाइजेशन अकाउंट, इसमें भी नहीं आएगा। तो इस प्रकार सटीक इसका जो आंसर है, विकल्प जो है इसका बी, इसका आंसर होगा ओल्ड पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट।
ओल्ड पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं फिर। ए एंड बी शेयर प्रॉफिट एंड लॉसेस इन द रेशियो ऑफ 3:1। सी इज एडमिटेड इनटू पार्टनरशिप फॉर 1/4 शेयर। द सेक्रीफाइसिंग रेशियो ऑफ ए एंड बी इज। हम सब जानते हैं कि ओल्ड रेशियो है, जब न्यू पार्टनर आ रहा उसको न्यू रेशियो मांग रहा, तो जब तक ओल्ड पार्टनर सेक्रीफाइस करेंगे नहीं न्यू पार्टनर को हिस्सा मिलेगा नहीं। तो सवाल वही है कि इन कितना कितना सेक्रीफाइस है, क्या रेशियो बनेगा। तो एक नियम, एक हम लोग ट्रिक अपनाएंगे कि अगर न्यू रेशियो नहीं पता है, इस सवाल में देखना न्यू रेशियो पता नहीं है कि नए पार्टनर को हिस्सा देने के बाद न्यू रेशियो कितना बचा, ये नहीं है उसमें। एक और बात नहीं मालूम है, सेक्रीफाइस कितना कितना किया दोनों ने, ये भी नहीं मालूम है, और हमको सेक्रीफाइस ही निकालना है। तो वेरी सिंपल, ऐसी हालत में जो उनका ओल्ड रेशियो है उसी के बराबर इनका सेक्रीफाइस रेशियो बन जाता है। तो ओल्ड कितना है 3:1, और इसी के बराबर इनका सेक्रीफाइस भी आएगा जो मैच कर रहा है आपके ऑप्शन नंबर बी से मैच कर रहा था। ये सही है। लॉजिक को याद रखना है आपको, लॉजिक भूलना नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन, डिक्रीज इन लिएबिलिटी इज। डिक्रीज इन लिएबिलिटी, आप ऐसे समझिए, अगर आपके दायित्व तो कम हो जाए, किसी भी आदमी की जो दायित्व तो है चुकाना है, अगर वो कम हो जाए तब तो हमको फ़ायदा हो जाएगा, मतलब अब चुकाना नहीं है। डिक्रीज का मतलब घट जाना। जब हमारे पर दायित्व जो थे वो कम हो जाए तो हमको तो फ़ायदा हो जाएगा, यानी प्रॉफिट हो जाएगा या गेन हो जाएगा, एक ही बात है। देखते हैं कौन सा मैच कर रहा है फिर ऑप्शन में। जब हम लोग डिक्रीज आएगा तो गेन होगा, इसमें लिया है लाभ, यानी डी ऑप्शन इसका होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं फिर, थोड़ा सा मैथमेटिकल है। आवाज़ मेरी ठीक से सुनना, इसमें थोड़ा सा मैथमेटिकल, आपको थोड़ा मैथ आना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है 10वां नंबर। एक सुबाई, दो पार्टनर हैं पहले से, इनका रेशो दिया है 3:2। जेड को 1/5 के लिए साझेदार बनाया। जेड जो है एक्स से ले लिया है 3/20 और वाई से ले लिया है 1/20 ले लेता है, यानी सेक्रीफाइस दोनों का पता लग गया। ये 20 की जब कहानी है, सेक्रीफाइस मालूम हो जाए, नीचे 20 है, देखो बट्टा में लिखा है तो ऊपर वाले को हम लोग हिंदी में अंश कहते हैं, नीचे जो लिखा है उसको हर कहते हैं। अंग्रेजी में नोमिनेटर ऊपर वाले को और नीचे वाले को डिनोमिनेटर कहते हैं। जब आपका डिनोमिनेटर 20 आ गया तो ट्राई करते हैं कि सबका ट्राई करें कि डिनोमिनेटर एक जैसा हो, जो बड़ी संख्या, तो 20 है बड़ी। तो जो उनका ओल्ड है पहले, उसको भी हम नीचे 20 लाना चाहते हैं, जबकि नेचुरल फॉर्म में आएगा, आप जोड़कर देखिए 3/5, ओल्ड वाले आ जाएंगे 3/5। इनका जो ओल्ड रेशियो आ जाएगा एक्स का आएगा 3/5, और जो वाई हैं उनका आ जाएगा 2/5। और जो सेक्रीफाइस दे रखा था इनका, एक्स का सेक्रीफाइस है, इसमें दिया हुआ है 3/20, और वाई का इसमें सेक्रीफाइस है 1/20। अब यहाँ ट्रिक मारना है आपको कि कैसे हम सबको 20 करें। तो देखना, एक्स का जो रेशियो है 3/5, हम नीचे 20 लाना चाहते हैं, तो क्यों ना हम 4 से मल्टीप्लाई कर दें उसके ऊपर और नीचे। तो जब 4 से मल्टीप्लाई करेंगे ऊपर भी और नीचे भी, तो ये बन जाए कितना, 12/20 हो जाएगा। अब वो बन जाएगा 12/20। इनको भी नीचे 20 लाना है तो 4 से इनको मल्टीप्लाई करेंगे ऊपर नीचे, तो वो बन जाएगा 8/20। ये तो इनके ओल्ड को हमने कन्वर्ट किया, क्योंकि 20 में लाना था फॉर्म, ठीक है। और जो न्यू पार्टनर है जिसको हिस्सा मिल रहा है उसको भी नीचे 20 करना चाहते हैं, तो 1/5 उसको हिस्सा मिल रहा है, तो 1/5 इसको भी नीचे 20 करना चाहते हैं, सबको नीचे इक्वल करना चाहते हैं, तो इसको भी 4 से ऊपर नीचे करेंगे,
तो ये बन के आ जाएगा 4/20। बस आसान है, जिसने सेक्रीफाइस किया उसके ओल्ड में से माइनस कर देते हैं, ऊपर वाले सिर्फ माइनस करना है, कहानी ख़त्म। तो एक्स ने कितना किया, 12/20 था और उसने दे दिया है 3/20। तो सिर्फ जो उसका नोमिनेटर है माइनस करा दो, यानी 12 में से 3 गया। अब 20 का कोई मायने, 20 को भूल जाते हैं, 20 को हटा देते हैं, तो 12 में 3 जाएगा तो बचेगा ये 8। ये हो गया न्यू रेशियो। 12 में से 3 जाएगा, 9 बच गया, इसका आ गया। और y का आ जाएगा, उसका भी कितना आया था 20 करने पर, 8/20 था, 20 भूल जाइए, तो 8 माइनस 1, 8 में से 1 घटा देंगे तो 7 आ जाएगा न्यू रेशियो। और उसका हो जाएगा 4/20 था, तो उसको 4 हटाई 20 हटाइए, 4 आ जाएगा। तो तीनों का क्या निकल कर आया, 9, 7, 4। इस फॉर्म में जो होगा वो इनका न्यू रेशियो हो जाएगा विदाउट बट्टा। जो क्योंकि यहाँ पर बोलना है आपको, करना पड़ेगा तो फटाफट हो जाएगा, बस लॉजिक याद होना चाहिए। तो देखते हैं कौन सा मैच कर रहा, तो उसमें ए मैच कर रहा, 9:7:4। थोड़ा सा मैथमेटिकल है तो दिमाग लगाना पड़ेगा इसको। आप याद रखना, सबको नीचे जो है डिनोमिनेटर इक्वल करके काम करना था। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, दायित्व जो चिट्ठे में प्रदर्शित न हो किंतु फॉर्म के समापन के समय चुकाया जाता है तो क्या कहलाता है। लायबिलिटी नॉट अपीयरिंग इन द बैलेंस शीट बट पेड एट द टाइम ऑफ डिसोल्यूशन ऑफ द पार्टनरशिप फॉर्म डिसॉल्व। इसका डिसोल्यूशन जब हो रहा है उसको क्या कहते हैं। सीधी बात है कि जब पार्टनरशिप फॉर्म डिसॉल्व होती है तो उस समय जो बैलेंस शीट होता है लायबिलिटी या एसेट, उसी को हम लोग रिएक्शन अकाउंट में ट्रांसफ़र करते हैं। लेकिन कभी कभी ऐसा होता है कि बैलेंस शीट में वो एसेट नहीं है, वो लायबिलिटी नहीं है, फिर भी उससे कुछ वसूली की बात हो सकती है, पेमेंट की बात हो सकती है। तो जो बैलेंस शीट में पहले से नहीं है और बाद में पता लगता है तो उसको हम लोग कहते हैं अनरिकॉर्डेड। लायबिलिटी हो तो लायबिलिटी वर्ड जोड़ दो, एसेट है तो एसेट वर्ड जोड़ दो। तो क्वेश्चन के अनुसार अनरिकॉर्डेड वर्ड देखो किस में लगा हुआ है, तो इसका आंसर है सी, अनरिकॉर्डेड लायबिलिटी। नेक्स्ट पॉइंट 12 नंबर, यदि अवकाश ग्रहण करने वाले साझेदार को अवकाश ग्रहण करने पर उसको देय राशि का पूर्ण भुगतान नहीं किया जाता है तो शेष हस्तांतरित किया जाता है। इफ द रिटायरिंग पार्टनर इज नॉट पेड इन फुल अमाउंट ड्यू टू हिम इमीडिएटली और रिटायरमेंट द बैलेंस इज ट्रांसफर टू। सिंपल सी बात है, जिस पार्टनर की मृत्यु हो जाती है वो तो है नहीं अवेलेबल उसके हिसाब लेने के लिए, और परिवार में कौन असली है कौन नकली है वेरीफाई करना बड़ा कठिन होता है। तो कानून के हिसाब से उसका जो हिसाब पूरा पेमेंट नहीं हुआ तो जो बैलेंस बचा है कहाँ ट्रांसफ़र किया जाएगा। तो जब बैलेंस है, सॉरी ये रिटायरमेंट की बात है, हम डेथ की बात कर दिए, हाँ रिटायर हो गया लेकिन जो बैलेंस बच गया उसके नाम पर पूरा का पूरा पेमेंट नहीं हुआ, तो अब तो पार्टनर है नहीं और उसका अमाउंट फर्म में पड़ा है, तो पता है क्या, वो कैपिटल ना करके वो लोन ट्रीट किया जाता है। तो देखिए उसका बैलेंस कहीं लोन में लिखा होगा, लोन में ट्रांसफ़र कर दिया जाता है। तो इसमें पहला ही आंसर है इसका ए, लोन अकाउंट में। नेक्स्ट है, फर्म की ख्याति का मूल्यांकन 1 लाख किया जाता है। पुस्तकों में ख्याति 50,000 पहले से विद्यमान है। सी को 1/4 हिस्से के लिए प्रवेश दिया जाता है। सी के द्वारा ख्याति के लिए लाई जाने वाली राशि होगी, बिल्कुल सिंपल सी बात है, जो न्यू पार्टनर सी है उसको जो हिस्सा मिल रहा है, जो शेयर मिल रहा है, उसी शेयर के अनुसार वो गुडविल में अमाउंट लेके आएगा। और कितना उसका हिस्सा बनेगा तो लिख सकते हैं शेयर इन गुडविल इज इक्वल टू, शेयर इन गुडविल इज इक्वल टू
टोटल गुडविल इंटू शेयरिंग रेशियो, टोटल गुडविल इंटू शेयरिंग रेशियो। तो क्वेश्चन के अनुसार टोटल गुडविल 1 लाख है, फिट कर देंगे उसमें 1 लाख इंटू उसका शेयर है 1/4, उसका शेयर है 1/4, मल्टीप्लाई कर देंगे, आ जाएगा 25 चौके से 25,000 आ जाएगा। यानी फर्म का टोटल गुडविल जो 1 लाख है उसमें नए पार्टनर की जो हिस्सेदारी है 1/4 है, उसी के अनुसार गुडविल में भी उसके हिस्सा बनेंगे 1/4, जो 25,000 बनता है अमाउंट। मैच कराइए, किस में मैच कर रहा है ये मैच कर रहा है सी से मैच कर रहा है, तो सी है इसका आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, वित्तीय उपक्रमों को छोड़कर अन्य के द्वारा प्राप्त लाभांश को रोकड़ प्रवाह विवरण में दिखाया जाता है। डिविडेंड रिसीव्ड बाय अदर देन फाइनेंशियल इंटरप्राइजेज इज शोन इन द कैश फ्लो स्टेटमेंट अंडर। हम सब जानते हैं कैश फ्लो स्टेटमेंट, जो कैश का फ्लो होता है उसमें 3 एक्टिविटीज़ हैं, ऑपरेटिंग एक्टिविटीज़, इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज़ और फाइनेंसिंग एक्टिविटीज़। अगर कोई वित्तीय इंटरप्राइज है, वित्तीय जो वित्त में डील करती है, यानी पैसा लेना है, पैसा देना है और उसी पैसा के लेन देन करना, जो बैंकिंग सिस्टम टाइप की है, तो उसका तो मेन ऑपरेशन क्या हो गया, रुपया लेना, रुपया देना, रुपया लेना, रुपया देना, उस पर ब्याज लेना, ब्याज देना, ये उनका मेन ऑपरेशन हो गया। तो मेन ऑपरेशन से जो हमको मिलता है वो ऑपरेटिंग में चला जाता है। लेकिन सवाल में ध्यान से देखना ये किस प्रकार की है। तो सवाल में लिखा है वित्तीय उपक्रम को छोड़कर, यानी ये फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन नहीं है। तो जब फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन नहीं है तो जो उनका इंटरेस्ट है जो मिलता है या उनको डिविडेंड मिलता है, तो इंटरेस्ट मिले तब भी, डिविडेंड मिले तब भी, वो अगर उनको इंटरेस्ट मिलता है तो वो इन्वेस्टिंग कहलाते हैं, क्योंकि इनका काम रुपया लेना, रुपया देना नहीं है। हाँ, अपने सेविंग को कहीं ना कहीं इन्वेस्ट कर देते हैं और इन्वेस्ट करने पर उस पर या तो इंटरेस्ट मिलता है या फिर डिविडेंड मिलता है। तो इन्वेस्टमेंट पर जो इंटरेस्ट या जो मिलता है, इसलिए वो क्या है, इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज़ में आएगा। तो देखते हैं कौन सा इन्वेस्टिंग है इनका, और इस प्रकार बी ऑप्शन इसका मैच करता है, बी इन्वेस्टिंग। अगर यही फाइनेंशियल होते तो बी मैच न करके उनका ऑपरेटिंग में चला आता, यानी ए हो जाता। लेकिन ऊपर लिखा है कि अदर देन फाइनेंस, ये दूसरे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है इसका, वित्तीय उपक्रम को छोड़कर, यहाँ भी वही कहानी है, यानी वित्तीय उपक्रम ये भी नहीं है, अदर देन को छोड़कर ब्याज का किया गया भुगतान रोकड़ प्रवाह विवरण में दिखाया जाता है। अगर ये वित्तीय उपक्रम नहीं है फिर भी ये इंटरेस्ट पे कर रहे हैं, इसका मतलब इन्होंने कर्जा लिया होगा, लोन लिया होगा। और जब कोई संस्था लोन लेकर के कर्जा चुकाए, तो लोन ले करके ब्याज चुकाए, तो लोन इनको माना जाता है फाइनेंशियल एक्टिविटीज़ में। इनका जो इक्विटी है, इनका जो शेयर है वो भी फाइनेंशियल में, इनका जो लॉन्ग टर्म डेप्ट है वो भी फाइनेंशियल में, और उस डेप्ट पर ये जो कुछ चुकाते हैं, या तो डिविडेंड और शेयर है तो डिविडेंड चुकाएंगे, लोन है तो इंटरेस्ट चुकाएंगे। तो यहाँ पर देखो पेड लिखा हुआ, और जब ये पेड इंटरेस्ट करेंगे तो ये हो जाएगा हमारा फाइनेंशियल से मैच करेगा, उससे मैच कराइए फाइनेंशियल एक्टिविटीज। तो सी इसका मैच कर रहा है, सी मैच कर रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं फिर 16 नंबर। सेबी के अनुसार न्यूनतम अभिदान अंशों के आवंटन के पहले निर्गमित अंशों डैश अवश्य होना चाहिए। अकॉर्डिंग टू सेबी मिनिमम सब्सक्रिप्शन मस्ट बी एट लीस्ट डैश ऑफ शेयर इशूड बिफोर अलॉटमेंट ऑफ शेयर्स। हम सब जानते हैं कि इंडियन और जो कंपनीज एक्ट 2013 है, इसके अनुसार मिनिमम सब्सक्रिप्शन की बात कही गई है।
तो थोड़ा सा याद दिला दे सेक्शन 39 में। तो जो कंपनीज एक्ट का सेक्शन 39 है उसमें मिनिमम सब्सक्रिप्शन कहा गया है कि मिनिमम सब्सक्रिप्शन 5% होने चाहिए, और उसी सेक्शन को थोड़ा सा बढ़ा दिया तो सेक्शन 39 सब सेक्शन 1, सेक्शन 39 सब सेक्शन 1 के अनुसार ये भी बात कही गई है कि अगर सेबी कोई गाइडलाइंस इशू करे तो जो गाइडलाइंस सेबी के अनुसार होगा उसके अनुसार मिनिमम माना जाएगा। तो सेबी को पावर यहाँ से मिल गया। और याद दिला दें कि सेबी के अनुसार जब सेबी का समावेश है, क्वेश्चन में लिखा है कि अकॉर्डिंग टू सेबी गाइडलाइंस, तो सेबी के अनुसार मिनिमम बनता है 90%। तो ये सेबी के अनुसार हम खुद चेक करते हैं कहाँ है 90% इसमें। तो इसमें 90% दिखाई पड़ रहा है, बी इसका आंसर होगा। अगर वही सेबी का नाम नहीं लिया होता तब सीधे 5% होता ये, और जैसे वो सेबी को इसमें डाल रखा है तो 90% हो गया मिनिमम। तो ये बड़ा कंफ्यूजन पॉइंट है, ध्यान रखना है इस चीज़ को। नेक्स्ट पॉइंट, एक नई कंपनी अपने अंशों का निर्गमन नहीं कर सकती। बहुत सिंपल सी बात है, कंपनी अपने अंशों का निर्गमन नहीं कर सकती। किस चीज़ पर? डिस्काउंट पर नहीं कर सकती है। तो देखिए कहीं है डिस्काउंट का चक्कर इसमें, तो पहला ही है उसका 17 का पहला यानी ए, कटौती पर कंपनी अपने शेयर को जारी नहीं कर सकती है। नेक्स्ट पॉइंट, वित्तीय उपक्रम द्वारा प्राप्त, अब आगे फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन, यानी ये इनका ब्याज लेना ब्याज देना ये दोनों इनका ऑपरेटिंग में होगा, ध्यान रखना, क्योंकि इसी का काम, यही इनका मुख्य व्यापार है। ब्याज लेना ब्याज दो, दूसरों से पैसा लेती हैं संस्थाएं, उस पर ब्याज पे करती हैं, और फिर अपना पैसा भी दूसरों को देती हैं तो उस पर ब्याज लेती हैं। तो ये ब्याज कमाना ब्याज गंवाना इनका क्या है? मुख्य पेशा है, मुख्य व्यापार है जो ऑपरेटिंग है। तो इसमें देखते हैं या तो ब्याज इनको मिलेगा तब भी ऑपरेटिंग, किसी को ब्याज पे करेंगे संस्थाएं तब भी ऑपरेटिंग। तो मैच कराते हैं इनमें क्या है। डिविडेंड रिसीव्ड बाय फाइनेंशियल एंटरप्राइज इज शोन इन कैश फ्लो स्टेटमेंट विच अंडर एक्टिविटीज। तो सीधे इसका ऑपरेटिंग है, ए इसका आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 19, पेमेंट ऑफ इनकम टैक्स इज क्लासिफाइड एज। इसमें भी ऑपरेटिंग की बात चल रही है, उसके बाद क्या है? इन्वेस्टिंग की बात चल रही है, फाइनेंसिंग की बात चल रही है, इनमें से कोई नहीं। तो पेमेंट ऑफ इनकम टैक्स को ये माना जाता है कि ये हमारे ऑपरेटिंग एक्टिविटीज़ में आते हैं। अगर कैश फ्लो स्टेटमेंट पढ़ा होगा तो देखा होगा कि लास्ट में कैलकुलेशन या कंप्यूटेशन ऑफ कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज़ में लास्ट में हम लोग इनकम टैक्स को माइनस करते हैं, यानी इनकम टैक्स किस में रखते हैं? कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज़। तो चलिए देखते हैं कहाँ मैच करता है। तो 18 का ए मैच करता है यहाँ पर। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये 18 नंबर तो कौन सा था ये? सॉरी 19 का ये मैच करता है, ऑपरेटिंग एक्टिविटीज़ में आ जाएगा। और 20 में देखते हैं, एग्जाम्पल्स ऑफ ए कंपनी इज भारत एंड सन्स। नहीं, एक कंपनी का एग्जाम्पल नहीं है। भारत एंड सन्स का मतलब या तो पार्टनरशिप है या HUF है, एक परिवार के बिजनेस है। भारत पिता हो सकते हैं, बाकी बच्चों के नाम से बिजनेस है। तो अक्सर ये हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली के बिजनेस उनके नाम रखे जाते हैं, या फिर पार्टनरशिप एक परिवार में अंदर हो सकता है। तो ये भी कंपनी का एग्जाम्पल नहीं है। बी में लिखता है गुप्ता एंड गुप्ता, ये भी परिवार का दिखाई पड़ रहा है, गुप्ता एंड गुप्ता, ये भी कंपनी का कोई एग्जाम्पल नहीं है। सी में लग रहा है जियो, इसको रखते हैं जरा ऑप्शन में, कुछ हद तक ये लग रहा है जियो शॉर्ट फॉर्म में किसी कंपनी का, और नन ऑफ दिस, तो इसमें से भी बात नहीं है। तो ये सी फिलहाल हमें लग रहा है कि ये आंसर होगा, क्योंकि जियो किसी न किसी कंपनी का शॉर्ट फॉर्म लिखा गया। तो इस प्रकार ये सी इसका सही उत्तर होगा। और क्वेश्चन नंबर 21, डेप्ट इक्विटी रेशियो इज लिक्विडिटी रेशियो, शोधन क्षमता सॉल्वेंसी रेशियो, कुछ हद तक ये लग रहा है। एक्टिविटी रेशियो ये भी नहीं है, ऑपरेटिंग रेशियो ये भी नहीं है। डेप्ट इक्विटी रेशियो का मतलब है कितने हमारे पास लॉन्ग टर्म डेप्ट हैं
और उसके कंपैरिजन में हमारे इक्विटी कितने हैं, यानी शेयर कैपिटल कितना है, इन दोनों का कंपैरिजन है। क्या ये लॉन्ग टर्म डेब्ट को चुकाने की क्षमता, क्या ये लॉन्ग टर्म डेब्ट चुकाने की क्षमता जो ऑनर हैं, जो उनकी इक्विटी शेयर है, क्या उनसे चुकाया जा सकता है? तो इसको कहते हैं हम लोग डेब्ट इक्विटी रेशियो, यानी लोन, लॉन्ग टर्म लोन चुकाने की क्षमता। तो सॉल्वेंसी वर्ड इसमें आएगा अंग्रेजी में। तो देखते हैं कौन सा मैच करता है सॉल्वेंसी से। तो शोधन क्षमता अनुपात, ये बी मैच कर रहा है 21 का। ये डेब्ट चुकाने की क्षमता है कि नहीं है, जो मालिक हैं उनके इक्विटी शेयर हैं तो कितना उनकी क्षमता है भी कि नहीं है, डेब्ट इक्विटी रेशियो, तो सॉल्वेंसी रेशियो हो। तो दोस्तों फिर मिलते हैं दूसरे वीडियो के साथ। इसमें 20 इसलिए हमने रखा है 21 कि छोटे साइज में आप अच्छे से याद कर सकते हैं, याद करो, इजी हो जाएगा। और फिर हम एक नए वीडियो के साथ मिलते हैं। कोई कमेंट हो आप कमेंट करो, जवाब उसका ज़रूर दिया जाएगा। और कोई पैटर्न एग्जाम का टेंशन नहीं लेना है, जैसे ही कंफर्म ऑथेंटिक न्यूज़ मिलता है हम आपके सामने उसको भी रखेंगे। फिलहाल आप चलो, आपको ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आंसर का भंडार चाहिए, और भंडार हम लोग जारी रखे हैं। थैंक यू। क्या आप कॉमर्स कोचिंग ढूंढ रहे हैं? क्लास 11th, क्लास 12, BCom, CMA या नौकरी पाने के लिए कोर्स करना चाहते हैं, लेकिन कॉन्फ्यूज्ड हैं कि उनमें बेस्ट कॉमर्स इंस्टीट्यूट कौन सा है? विजिट IBA कॉमर्स, जहां आप योग्य और अनुभवी शिक्षकों से पढ़ेंगे, चाहे क्लास में हो या ऑनलाइन घर पर। हम हर स्टूडेंट को सारे कॉन्सेप्ट्स पूरी तरह से समझाते हुए पढ़ाते हैं। हमारी सेवाएं क्लास 11th, क्लास 12th के अलावा BCom ऑनर्स, CMA, DCA, ADCA, टैली की तैयारी कराई जाती है। साथ ही अकाउंट्स मैनेजर और स्टोर कीपर की भी ट्रेनिंग कराई जाती है। आज ही जुड़िए हमारे साथ। अपने उज्जवल भविष्य के लिए स्क्रीन पर दिए गए नंबर्स पे कॉल करें या हमारी वेबसाइट www.ibacommerce.com पे विजिट करें। धन्यवाद।